आज हम लोग एक ऐसा केस देखने वाले हैं जो कि मेरे पास ही करीब 2.5 से 3 साल तक था और अब जाकर वो केस में इम्प्रूवमेंट हुआ है। हम लोग हमेशा अपने सक्सेस स्टोरीज को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और हर केस में हम दिखाते हैं कि हमने ये मेडिसिन दिया और ये रिजल्ट आ गया। लेकिन वो जो प्रोसेस है, कई बार वो प्रोसेस जो बीच वाला होता है वो लोग खत्म कर देते हैं और डायरेक्टली एंड रिजल्ट दिखाते हैं। बट हमको हमारी कमियां भी बतानी चाहिए, जब हम फेल हुए हैं वो भी हमको बताना चाहिए, क्योंकि जितना हमको सक्सेसफुल केसेस से सीखने को मिलता है उससे कहीं ज्यादा हमको फेल्ड केसेस से सीखने को मिलता है। तो आज एक ऐसा ही केस मैं आपको बताऊंगा जिसमें पहले तो फेलियर आया, लेकिन ईश्वर की दया से आ गया, धीरे धीरे सक्सेस भी आ गया। ये केस मेरे पास लगभग 2017 से मेरे पास था। ये 2017 से चलते चलते ये केस हील कब हुआ है, ये हील कंप्लीट हीलिंग कह सकता हूँ। इसका जो कंप्लीट हीलिंग है वो अभी इसी साल हुआ है, मई 2022 में। काफी लंबा समय बीता, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 5 साल का वक्त बीत गया इसमें। लेकिन इन 5 सालों में इसने हमको काफी कुछ सिखाया, एटलीस्ट मैं इससे काफी कुछ सीख पाया। तो ये केस था एक नॉन हीलिंग अल्सर का। तो जैसे कि मैंने हमेशा भी पहले भी कहा है कि हम जैसे जैसे प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, और जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा जो मेडिसिन का सिलेक्शन होता है उसके अंदर, और जो रूब्रिक्स का जो सिलेक्शन होता है उसके अंदर भी एक फाइनर कह सकते हैं इवैल्यूएशन आ जाता है, और हम और ज्यादा सटीक की तरफ पहुंचने लग जाते हैं। हम डिजीज के उस पैटर्न को समझने लग जाते हैं। तो 2017 आप कह सकते हैं कि मैं वैसे प्रैक्टिस तो मैं ऑलमोस्ट 2010 से कर रहा हूं, लेकिन मेरा अपना जो क्लिनिक है वो मैंने 2017 में ही एस्टेब्लिश किया था। उससे पहले मैं दूसरों के लिए वर्क करता था, दूसरों के लिए काम करता था, कई कई जगह पे मैंने अपना खुद की क्लिनिक एस्टेब्लिश किया था। तो जो मेरा पर्सनल क्लिनिक जिसमें मैं आज बैठता हूँ वो 2017 में आया था। ये उसी समय का केस है। तो आप देखेंगे कि हम एक कैसे हम एक कैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं और कैसे हमारा जो मेडिसिन का सिलेक्शन है वो कैसे हर बार बदलता जाता है। तो ये केस था एक नॉन हीलिंग अल्सर का। ये केस है एक 50 इयर्स फीमेल का, जो कि बहुत ही दुबली पतली थी। देखने में ऐसा बहुत ही कमजोर जैसी लग रही थी। उनकी गर्दन भी लंबी सी थी, चेहरे पर झुर्रियां, और उनको साथ में रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी था और मेनोपॉज हो चुका था। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उनकी जो उंगलियां थी उनके अंदर, उनके जो फिंगर्स थे उनके अंदर डिस्टॉर्शंस देखने को मिल रहा था, उसके अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे थे, जिससे कि ये साफ हो जा रहा था कि इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है। मेनोपॉज हो चुका था। अब क्योंकि इनको अल्सर था तो पहला सवाल ये आता है कि क्या उनको डायबिटीज है, क्या उनको हाइपरटेंशन है, या कोई भी अन्य कोई इस तरह की बीमारी है जिसमें आर्टरीज या वेन्स कहीं ब्लॉक हुई हैं। क्या कोई क्या कोई किसी तरीके का ब्लॉकेज किसी आर्टरीज या वेन्स में देखने को मिल रहा है, कहीं कोई थ्रोम्बस देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कोई भी हिस्ट्री हमको नहीं मिला उसको। नॉन डायबिटिक है, नॉन हाइपरटेंसिव है। और ये जब हमारे पास आई तो एक लार्ज स्किन अल्सर था उनको, उनके उनके लोअर लिम्ब पर। और ये जो लार्ज स्किन अल्सर था, ये इसको जब ड्रेसिंग करने की भी कोशिश करते थे तो उसमें से खून निकलने लग जाता था। हालांकि जहां पर हालांकि जहां पर भी इस तरीके का ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है वहां पर हमको गैंग्रीन जैसा या वहां पे सड़न हमको देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर ब्लीडिंग बहुत आसानी से हो रहा है,
फिर भी वो देखने में एकदम गैंग्रीन जैसा अपीयर कर रहा है, जैसे कि वहां पर सड़न चालू हो गई हो, जिसका सबूत ये था कि वहां पर बहुत ही गंदी बदबूदार बदबू वहां से आ रही थी। अब ये केस था, और हमने उनका, जैसे कि मैंने बताया कि उनको रिमेटॉइड आर्थराइटिस था, डिस्टॉर्टेड फिंगर्स थे, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे कि उनको रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। अब क्योंकि एक क्रॉनिक केस था, अल्सर्स भी जो थे वो लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस थे, लॉन्ग स्टैंडिंग समय से थे, तो हमने ये डिसाइड किया कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देना चाहिए। जैसा कि अक्सर ये सोचा जाता है कि किसी भी केस में हम तुरंत कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हमने उनका केस लिया। केस लेने से ये समझ में आया कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी है, और किसी को भी किसी ने भी अगर कोई गलत किया है, किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, कहीं टीवी में भी अगर अन्याय किसी के ऊपर हो रहा है तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। कहीं अगर किसी कमजोर को दबाया जा रहा है तो वो उसके सामने खड़ी हो जाती हैं और उसका पक्ष लेती हैं। तो कहीं भी किसी तरीके से अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए वो अपना पक्ष रखती हैं, उसके लिए वो खड़ी होती हैं। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि अल्सर कैसे हुआ, तो कहती हैं कि उनको पहले वहां पर थोड़ा नमी जैसा महसूस हुआ, थोड़ा स्क्रैच किया और वो अल्सर में बन गया, और अब कहीं भी अगर खुजली होती है, वो अगर खुजाती है तो वहां पर अल्सर बन जाता है, खास करके नीचे वाले पैरों में। उन्होंने, जब हमने केस में और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश की, जैसा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने के लिए करते हैं, कि हमने उसका कॉज ढूंढने की कोशिश की। हम एकदम बिगिनिंग में चले गए कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्चुअली आया कब से। तो ये पता लगा कि उन वो पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी, और वहां पर उनको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते थे, उनको ह्यूमिलिएशन फील होता था। कई सारे लोग उनको घर में, जैसा कि सभी के घरों में कुछ ना कुछ होता ही है, तो उनके जो फैमिली मेंबर्स थे वो उनको ह्यूमिलिएट करते थे। तो इस तरीके से स्लोली स्लोली उनका जो लाइफ रहा है बहुत ही स्ट्रगलफुल रहा है, और धीरे धीरे ये दर्द उनका शुरू हो गया। सबके लिए काम करना पड़ता था, का घर का खाना बनाना पड़ता था, लंबी चौड़ी फैमिली। तो ये छोटे से केस, ये जो केस था, इस केस से हम कुछ रूब्रिक्स तक पहुंचे। रूब्रिक था एक्सट्रीमिटीज डिस्टॉर्शन फिंगर जॉइंट्स, जो हम देख पा रहे थे। इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, यानी अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है। वुंड हील स्लो, क्योंकि ये लंबे समय से चल रहा था और वो जो घाव है वो भर नहीं रहा था, तो ये रूब्रिक हमने लिया जनरलिटीज वुंड हील स्लो। फिर क्योंकि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थी तो हमने रूब्रिक लिया था इंडस्ट्रियस मेनिया फॉर वर्क। और क्योंकि उनको ह्यूमिलिएशन फील हुआ था और उसके बाद ये दिक्कत आई थी, यानी वो आर्थराइटिस वाली दिक्कत तब शुरू हुई थी, तो हमने ये रूब्रिक लिया एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। अब इस रेपर्टरी को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि हमने उसको सीपिया प्रिस्क्राइब किया, लेकिन सीपिया ने किसी भी तरीके की मदद नहीं की। सीपिया के बाद नंबर आया स्टेफिसेग्री, स्टेफिसेग्री के बाद नंबर आया नाट्रम्यूर का, नाट्रम्यूर के बाद कालीकाव, फिर कालीसल्फ, फिर लेकेसिस, फिर सल्फर, फिर मक्सोल, फिर नक्सोमिका, फिर कार्सिनोसिन, फिर लाइकोपोडियम, फिर पल्सेटिला, और भी न जाने कितनी मेडिसिन मैंने बीच में दी होंगी, लेकिन किसी ने भी रत्ती भर भी काम नहीं किया। इसी के साथ आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या उसको ड्रेसिंग नहीं किया गया था। यस, इसके साथ उसको कैलेंडुला की ड्रेसिंग भी की गई। तो एक्सटर्नली कैलेंडुला ड्रेसिंग की जाती थी और इंटरनली ये सारे मेडिसिन भी दिए जा रहे थे, बट इनमें से किसी भी मेडिसिन ने किसी भी तरीके का एक पैसे का भी हेल्प नहीं किया। तो क्या इन मेडिसिन में वो क्वालिटी नहीं है? क्या ये मेडिसिन इनइफेक्टिव है, या कहीं हमारे केस टेकिंग के पैटर्न में ही कोई प्रॉब्लम है? फिर हमने इस केस को, जब सभी चीजें हार गई, तो हमने फिर थेराप्यूटिकली इसको एसिड नाइट्रिकम दिया। अब जब हमने नाइट्रिक एसिड दिया तो कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि ये मेडिसिन बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और इसने हेल्प किया, लेकिन ये हेल्प बहुत ही पार्शियल था। पार्शियल कहने का मतलब है कि बहुत ही कम समय के लिए इस नाइट्रिक एसिड ने उसको हेल्प किया। नाइट्रिक एसिड सिलेक्ट करने का रीजन ये था कि ड्रेसिंग करते वक्त भी छूने से भी ब्लीडिंग हो जा रही थी,
और बाकी जो ऑफेंसिव डिस्चार्जेस हैं, अल्सर्स हैं, ये सब नाइट्रिक एसिड को फेवर कर रहे थे, ऐसा अपीयर हुआ उस समय हमको। तो नाइट्रिक एसिड ने कुछ समय तक तो हेल्प किया, लेकिन ये जो हेल्प थी ये बहुत ही कम समय के लिए था, बहुत ही थोड़े समय के लिए था। अब जो ये केस था ना, क्योंकि हमने इतने सारे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिए थे कि पूरा का पूरा जम्बल्ड अप हो गया। नाइट्रिक एसिड कुछ समय के लिए काम किया, ऐसा लगा कि अब ये अल्सर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, अब पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। लेकिन पार्शियल हीलिंग के बाद, पार्शियल रिकवरी के बाद, पार्शियल हीलिंग और पार्शियल रिकवरी के बाद ये जो स्किन है, अचानक से एक दिन फिर से वो अल्सर बन गया। जो हम ये सोच रहे थे कि कुछ ही समय बाद ये ठीक हो जाएगा, वो अल्सर फिर से दोबारा आ गया। तो ये अल्सर रीअपियर हो गया। ये हमने फिर नाइट्रिक एसिड को कई बार रिपीट किया, पहले 200, पहले 30 में, फिर 200 में, फिर 1 m में, फिर 10 m में, और फिर cm में। लेकिन हर बार वही पार्शियल रिकवरी और फिर अल्सर दोबारा आ जाए। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 100% अल्सर रिप्लेस हो गया हो हेल्दी स्किन से, 100% वो अल्सर हील हो गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था अभी तक। आफ्टर नाइट्रिक एसिड हमने, हमारे पास कोई क्लू ही नहीं बचा कि अब आगे क्या करें। हम सीएम तक पहुंच चुके थे इसमें नाइट्रिक एसिड में, लेकिन व्हाट टू डू नाउ? अल्सर वाज नॉट हीलिंग। एक बार तो ऐसा लगा कि हम फेल हो गए, हम उसको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। और लगभग 2 साल के ट्रीटमेंट के बाद, 2 साल या हो सकता है 2 साल से ज्यादा कभी समय रहा हो, लगभग 2 साल के बाद हमने सरेंडर कर दिया। और एक दिन, क्योंकि मुझे लगा कि अब ये पेशेंट बहुत ज्यादा दिन इसने इंतजार कर लिया है, एक गुड इंटेंशन की हिसाब से मेरे सारे एफर्ट्स फेल हो चुके थे, तो मैंने ये पेशेंट का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने उसको रेफर किया एक स्किन ग्राफ्टिंग के लिए। मैंने उनको स्किन ग्राफ्टिंग के लिए रेफर किया एक सर्जन के पास। जो प्रोसीजर था वो भी बढ़िया से बीता, जो वुंड था वो भी अब प्रोसीजर के बाद, स्किन ग्राफ्टिंग के बाद वो भी हील हो चुका था, पार्शियली हील हो चुका था। और ऐसा लगा कि अब ये आने वाले 1 या 2 हफ्तों में ये कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर से वही एपिसोड रिपीट हुआ। रिपीट ये हुआ कि ये जो अल्सर था ये फिर से खुल गया। जहां पर ये लग रहा था कि अब ये बस खत्म ही होने वाला है, छोटा सा घाव बस बचा हुआ है और ये भी फिनिश हो जाएगा आने वाले 1-2 हफ्तों में, ये दोबारा आ गया, दोबारा फिर से उतना बड़ा बनने लग गया। तो अब क्या किया जाए? तो ये वो समय था, क्योंकि ये पेशेंट मुझ पर काफी ट्रस्ट करते थे, इसीलिए इन्होंने इतना लंबा समय दिया, अदरवाइज वो समय ही नहीं देते। तो दिस वाज द टाइम जब मुझे एक सेकंड चांस मिला कि मैं इसको चार्ज ले सकूं और फिर से मैं उसको होम्योपैथिकली रीएनालाइज कर सकूं। हमने इस केस को रीस्टडी किया और इस बार हमने उस अल्सर के पैटर्न को समझने की कोशिश की कि ये अल्सर का पैटर्न कैसा है। तो जब हमने इस अल्सर के पैटर्न को समझने की कोशिश की, तो हमने क्या देखा कि जो अल्सर है ये लार्ज है। कैसा है ये? इसकी हीलिंग जो है वो बहुत ही स्लो है, ऑफेंसिव स्मेल आ रहा है उसमें से। ये अल्सर जब पार्शली हील हो जाता है तो वापस से खुल जा रहा है, वापस से वो ओपन अप हो जा रहा है। और शुरू कैसे होता है? कहीं पर भी जब खुजली कर देते हैं तो उसकी अल्सर की शुरुआत हो जाती है। और कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने उस दौरान फर्स्ट केस टेकिंग में ध्यान नहीं दी थी, लेकिन जब हमने सेकेंड टाइम पे, यानी जब ये हमको सेकेंड चांस मिला, ये कह सकते हैं कि जब हमको सेकेंड चांस मिला तब हमने उस पर गौर किया। और वो क्या क्या थे वो हम आगे देखते हैं। अब इन सारे सिम्टम्स को लेकर हमने नए सेट ऑफ रूब्रिक्स देखे। पहला रूब्रिक हमने एकदम सिंपल प्लेन लिया, एक्सट्रीमिटीज, अल्सर्स, लेग्स। दूसरा रूब्रिक था स्किन अल्सर्स डिस्चार्जिंग सपुरेटिंग फाउल।
तीसरा रूब्रिक था स्किन अल्सर्स ओल्ड, चौथा रूब्रिक था स्किन अल्सर्स रीओपनिंग ऑफ ओल्ड, पांचवा रूब्रिक था स्किन अल्सर्स रीओपनिंग ऑफ ओल्ड हील्ड व्हेन पार्टली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये, स्किन अल्सर्स रीओपनिंग ऑफ ओल्ड हील्ड व्हेन पार्टली, यानी पुराना घाव, पुराना अल्सर रीओपन हो जाता है जब वो पार्टली हील हो चुका है, यानी आधा हील होकर फिर से दोबारा खुल जा रहा है। यही तो हम हमारे केस में भी देख पा रहे थे, जब स्किन ग्राफ्टिंग हुआ तब भी, जब नाइट्रिक एसिड दिया गया तब भी, और जब पहले भी हमने उसको मेडिसिन दिए तब भी बार बार वो थोड़ा बहुत हेल्प करके वो रीओपन हो जा रहा था। दूसरा फिर हमने रूब्रिक क्या लिया, छठा रूब्रिक स्किन अनहेल्दी एवरी स्क्रैच सपोरेट्स और हील्स विद डिफिकल्टी, यानी स्क्रैच करने से वहां पर अल्सर्स बन जाते हैं और वो बहुत ही डिफिकल्ट से हील होता है। और एक क्वालिटी जो हमने फर्स्ट टाइम भी देखा था और अभी भी हम देख रहे थे कि जो घाव है वो बहुत स्लो हील कर रहा है, बहुत धीमी गति से वो आगे बढ़ रहा है। फिर हमने इस केस को वापस एनालिसिस किया था 1 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 1 साल पहले। ये सारे रूब्रिक्स देखने के बाद आप देख सकते हैं क्रियोजोट सबसे आगे है, और क्रियोजोट को प्रिस्क्राइब करने का ये नहीं है कि क्योंकि ये सबसे आगे है इसलिए हमने क्रियोजोट प्रिस्क्राइब किया। क्रियोजोट इसलिए प्रिस्क्राइब किया गया क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो रूब्रिक है स्किन अल्सर्स रीओपनिंग ऑफ ओल्ड हील्ड व्हेन पार्टली, जब वो थोड़ा सा रह गया है और फिर वो ओपन अप हो जा रहा है, ये क्वालिटी केवल और केवल क्रियोजोट में है। और आप उसका ग्रेडिंग भी देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है और अकेली इकलौती मेडिसिन। तो इन सारे रूब्रिक्स को देखने के बाद हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया क्रियोजोट 200 along with कैलेंडुला ड्रेसिंग, जो कि हम पहले भी कर रहे थे। और उसके बाद का मैं आपको फॉलोअप दिखाता हूं। ये कुछ इस तरीके का था। फर्स्ट कह सकते हैं क्रियोजोट देने से पहले, और क्रियोजोट नाइट्रिक एसिड देने के दौरान भी लगभग इसी तरीके का रहा है। तो क्रियोजोट देने से पहले कुछ इस तरीके का था, और क्रियोजोट देने के बाद आप देख सकते हैं हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू हमको देखने को मिल रहा है। ये जो पिंकिश अपीयरेंस कर रहा है, ये जो ब्लड वहां पर दिखाई दे रहा है, ये शो करता है कि हेल्दी ग्रैनुलेशन यानी हेल्दी हीलिंग हो रही है। और अब जाकर ये कुछ मेरे ख्याल से ये अप्रैल मंथ का है ये ड्यूरिंग वाला, और ये लास्ट है जो हमको 18th ऑफ मई, जो हमको 18th ऑफ मई का है ये, जहां पर वो कंप्लीटली है वो हील हो चुका है और उसकी ड्रेसिंग भी बंद हो चुकी है। तो इस पूरे केस का समरी क्या था, हमको इस 5 साल में, ये 5 साल का जो ये वक्त लगा, लगभग हमको सही मेडिसिन तक पहुंचने में 3 साल का वक्त लग गया। ये जो वक्त है इसमें हम क्या समराइज कर पाए, इसमें हम ये समराइज कर पाए कि इस केस में एक ही पैटर्न था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, और वो है स्किन अल्सर्स रीओपनिंग ऑफ ओल्ड हील्ड व्हेन पार्टली, और ये क्वालिटी है केवल और केवल क्रियोजोट।